Hello and welcome to another episode of भारत Indian और ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप यूट्यूब सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। आज रात हमारे अतिथि हैं लैथ मारूफ। लैथ एक मीडिया कार्यकर्ता और पत्रकार है जिन्होंने जायोनियम और साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए फ्री पैलेस्टाइन टीवी की शुरुआत की। लैथ, भारत और ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। आपके साथ होना अच्छा लग रहा है। जय, बहुत धन्यवाद। मैं इजराइल लेबनान से शुरुआत करना चाहता था क्योंकि वहां संघर्ष तेज हो गया है। क्या आप हमें लेबनान की जमीनी स्थिति के बारे में अपडेट दे सकते हैं? The ground situation in Lebanon. खैर, कल से जब हिजबुल्लाह ने तथाकथित युद्ध विराम के थोड़े महीनों तक जारी इजरायली उल्लंघनों के बाद आखिरकार जवाबी कार्रवाई की, तब से ज़ायोनी बल बेरूत के दक्षिणी उपनगर और दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर बमबारी कर रहे हैं। आज सुबह लेबनानी सेना ने दक्षिण में अपने नियंत्रण वाले लगभग 23 ठिकानों से पीछे हटकर लितानी नदी के उत्तर की ओर रुख किया, जिससे यह क्षेत्र संभावित आक्रमण के लिए लगभग खुला रह गया। पिछले कुछ घंटों में हमने इजरायली सेना द्वारा लेबनानी क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास देखे हैं। लगभग आधे घंटे पहले इजरायली मीडिया ने दावा किया कि लेबनान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा एक टैंक एक निर्देशित मिसाइल से टकराया और अब जल रहा है। सुबह से ही हिजबुल्लाह ने मिसाइलों और ड्रोन के 4 चरणों में हमले किए हैं, जिनकी घोषणा उसके आधिकारिक चैनलों के माध्यम से की गई थी। इन हमलों का निशाना गोलान हाइट्स, उत्तरी गलील और हुला घाटी में स्थित इजरायली सैन्य ठिकाने थे। वह संकीर्ण भूभाग जो उत्तरी फिलिस्तीन से निकलकर सीरिया और लेबनान के बीच के क्षेत्र में जाता है। तो अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह स्पष्ट है कि जायोनिस्ट दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह ने जायोनिस्टों के साथ 24 घंटे पहले फिर से लड़ाई शुरू करने से पहले इन सभी संभावनाओं का आकलन कर लिया था। जमीनी हमले और उसके खिलाफ प्रतिरोध पर हुई चर्चाओं के दौरान क्या आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या इजराइल जमीनी हमला करने का प्रयास करेगा या करने में सक्षम होगा, और उसके संभावित परिणाम या उसके खिलाफ लड़ने के लिए हिजबुल्लाह की रणनीति क्या हो सकती है? हाँ, मेरा मतलब है अब लेबनान के दक्षिणी हिस्से के गांव लगभग पूरी तरह खाली हो चुके हैं। इस दौर के टकराव की शुरुआत से पहले भी इनमें से कई गांव तथाकथित युद्ध विराम के दौरान नष्ट हो गए थे। तो अब ये एक खाली इलाका होगा जहां कोई आड़ नहीं है जिसे इजरायली सेना घुसपैठ करने की कोशिश करेगी, और साफ तौर पर इससे वे जमीन पर मौजूद किसी भी प्रतिरोध के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। ये बात उस टैंक पर निर्देशित मिसाइलों से सीधे हमले और शेबा फार्म्स के आसपास, जो गोलान हाइट्स की तलहटी में है, अग्रिम मोर्चे के ठिकानों पर पिछले कुछ घंटों से हो रही बमबारी से स्पष्ट होती है। यह दिखाता है कि प्रतिरोध यानी हिजबुल्लाह तैयार है और उसके पास एक योजना है। और वास्तव में बहुत संभवतः उन्होंने अभी यही किया है। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक विश्लेषक ये समझने वाले हैं कि उन्होंने इजरायलियों को उकसाया ताकि वे अपने दौड़ रिजर्व सैनिकों को लेबनान की सीमा पर तैनात करें और तुरंत दक्षिण लेबनान पर आक्रमण करने का प्रयास करें, जबकि उनके आपूर्ति मार्ग मध्य और उत्तरी फिलिस्तीन से हिजबुल्लाह और ईरानियों द्वारा बमबारी का सामना कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक फंसी हुई सेना होगी, ज़्यूअर सैनिक जिनके पास कोई आपूर्ति मार्ग नहीं होगा, जो बिना किसी आवरण के एक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे होंगे। मेरा मानना है कि अगर जायोनी वास्तव में इस मूर्खतापूर्ण दक्षिण लेबनान पर आक्रमण का प्रयास करते हैं, तो हम बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों के नष्ट होने को देखेंगे।
And can you talk a little bit about the क्या आप मुझे बेरूत में सरकार की भूमिका के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रपति ऑन के कुछ बयानों को पढ़ने पर मुझे लगता है कि वे हिजबुल्लाह के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण हैं। साथ ही उनके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी लेबनान में स्थित दूतावास के साथ संबंधों को लेकर भी बातें हो रही हैं। लेबनानी समाज की जटिल और परतदार संरचना को देखते हुए आप लेबनान में की भूमिका को कैसे ठोस समझते हैं? the complexity and layer structure of Lebanese society? Yeah, I mean the statements of President Aoun have हाँ, been less, मेरा मतलब है राष्ट्रपति ऑन के बयान प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के बयानों की तुलना में कम शत्रुतापूर्ण रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग मजाक में उन्हें प्रधानमंत्री शलोम कहते हैं। स्पष्ट रूप से वे लेबनान में जायोनिस्टों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी फिलिस्तीन में जायोनिस्ट ठिकानों पर बमबारी शुरू की, उसी क्षण एक संयुक्त मंत्रिमंडलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार के मंत्री और लेबनानी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल हैकल सभी मौजूद थे, और वहां चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हैकल और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के बीच मौखिक झड़प हुई। Chief of Staff General Haikal and the Prime Minister Nawaf Salam. There's a lot of leaks about what happened in this cabinet. उस कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, इस बारे में कई लीक सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में लेबनानी मीडिया में इसे छापा गया है और इस पर चर्चा भी हुई है। जनरल हैकल द्वारा कैबिनेट के सामने रखी गई प्रारंभिक योजना में यह तय किया गया था कि लेबनानी सेना दक्षिण लेबनान की रक्षा करेगी और उन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण में प्रतिरोध बलों के साथ अपने रक्षा प्रयासों का समन्वय करेगी। अब जो लीक सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार प्रधानमंत्री नवाफ सलाम चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि वे लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों के कारण दक्षिण लेबनान की रक्षा करते हुए अपने किसी भी सैनिक को खोने की अनुमति नहीं देंगे, जैसा कि उन्होंने इसे वर्णित किया। Actions of Hezbollah as he declared them, and that led to a huge और इससे मंत्रिमंडल के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेबनान के राष्ट्रपति का स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल के फैसलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए अंत में चीफ ऑफ स्टाफ को आदेश दिया गया कि वे थालितानी के दक्षिण से लेबनानी सेना को वापस बुलाए और साथ ही थालितानी के उत्तर में हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने का प्रयास करें। और ये तो निश्चित रूप से होने वाला नहीं है। जो हमने देखा वह केवल लेबनानी सेना की वापसी थी, और जनरल हैकल जानते हैं सेना के पास हिजबुल्लाह का सामना करने की कोई क्षमता नहीं है। इसलिए हम स्टीयर अहमद capabilities to confront Hezbollah, so we will not see that. And if it happens that actually, और अगर ऐसा होता है कि किसी तरह इस लड़ाई के दौरान लेबनानी सेना हिजबुल्लाह का सामना करने की कोशिश करती है, तो हम पहली बार देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह सरकार पर नियंत्रण कर ले, कुछ ऐसा जो उसने वर्ष 2000 से, जब उसने देश को आज़ाद कराया था, करने से इनकार किया है। वे इतिहास में एकमात्र मुक्ति आंदोलन बने जिसने किसी देश को आज़ाद कराया और उसकी सरकार पर नियंत्रण नहीं किया। तो अब अस्तित्व और जीवित रहने के इस क्षेत्रीय युद्ध के बीच, जहां तथाकथित मानवता के दुश्मन व बाल शोषक नरभक्षी साम्राज्य और उसकी उपनिवेश, प्रतिरोध धुरी के नेताओं, राजनीतिक रूप से निर्वाचित लोगों, राष्ट्राध्यक्षों, सरकार प्रमुखों और धार्मिक समुदायों की हत्या और समाप्ति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम ये भी देख सकते हैं कि प्रतिरोध की धुरी भी इसी का सहारा ले रही है। I think we may be seeing right now the axis of resistance also resorting to this. This is the only way they can have a deterrence in reality. Look, the axis of यही एकमात्र तरीका है जिससे वे वास्तविक प्रतिरोध क्षमता हासिल कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान में ईरान के नेतृत्व में प्रतिरोध का धुरा अपनी सैन्य कार्रवाइयों के माध्यम से एक निवारक शक्ति बना रहा है। ईरानी क्षेत्र पर हमला करने का अर्थ होगा क्षेत्र में सभी पश्चिमी साम्राज्यवादी हितों पर हमला। अब उन्हें अपने साम्राज्य के साथ संबंधों में एक और सूत्र को मजबूत करने के लिए केवल यही चाहिए कि धुरे के राजनीतिक नेताओं की हत्या का अर्थ साम्राज्य के राजनीतिक नेताओं की हत्या हो, और मुझे लगता है कि यही होने वाला है। यही कारण है कि अमीरात के अधीनस्थ अमीर अब एशिया में छिपे हुए हैं और बहरीन के अधीनस्थ
अमीर अब सूदी में छिपे हुए हैं। of Bahrain are now hiding in Saudi. This is why the vassals of इसी वजह से कुवैत के अधीनस्थ भी सऊदी अरब में छिपे हुए हैं। वे सभी डरते हैं कि प्रतिरोध के गठबंधन द्वारा किसी भी क्षण उन्हें समाप्त किया जा सकता है। जिन देशों का हमने अभी उल्लेख किया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत, मेरा मानना है कि ये राज्य के रूप में पतन के कगार पर हैं, क्योंकि इन नेताओं की अनुपस्थिति है और किसी वास्तविक अमेरिकी सैन्य रक्षा का भी अभाव है। मुझे पता है कि मेरा उत्तर लंबा हो गया, लेकिन इस पूरे संदर्भ को देखते हुए यदि लेबनानी सरकार न केवल लेबनानी क्षेत्र की रक्षा से बचती रहती है बल्कि किसी तरह सीधे हिजबुल्लाह का सामना करने की ओर मुड़ जाती है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही वे ऐसा करेंगे वह सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। अगर मैं इस विषय पर एक और सवाल पूछ सकूं, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों या लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बेरूत की सरकार और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे तनाव को लेकर क्या भावना है? हाँ, देखिए, अगर हम लेबनान की जनसंख्या संरचना पर नजर डालें तो आपको एहसास होगा कि वहां की आबादी का थोड़ा सा अधिक हिस्सा शिया है, और यही वे लोग हैं जो जायोनी, अंधाधुंध बमबारी अभियानों और निकासी के आदेशों के कारण सीधे तौर पर पीड़ित हो रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में हमने जो निकासी की लहर देखी और लेबनान के भीतर जो आंतरिक विस्थापन हुआ, वह उस पूरे युद्ध पिछले 6 दिनों या यहाँ तक कि तथाकथित युद्ध विराम लागू होने से पहले के 1.5 साल की तुलना में भी कहीं अधिक है। हमने देखा कि लगभग 10 लाख लेबनानी जो दक्षिणी लेबनान और दहिया क्षेत्र से थे, अपने घर छोड़कर अब सड़कों पर सो रहे हैं या स्कूलों जैसी सार्वजनिक संस्थाओं में शरण ढूंढ रहे हैं और देश के उत्तरी इलाकों की ओर जा रहे हैं। अब ये जनसंख्या स्पष्ट रूप से अपने वतन की रक्षा करने और सैयद हसन नसरल्लाह तथा आयतुल्लाह, जो शिया इस्लाम में सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकारी हैं, की हत्या का बदला लेने के लिए बलिदान देने को तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर यदि हम इसमें गैर शिया आबादी के विशाल बहुमत को जोड़ दें, चाहे वे ईसाई हों या सुन्नी, वे देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संपूर्ण साम्राज्य यानी जायोनी साम्राज्य किस तरह नरसंहारक कार्रवाइयां कर रहे हैं, चाहे वह गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन या अब ईरान में हो, जहां मीडिया, अस्पतालों और स्कूलों पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं, और दक्षिण ईरान के एक लड़कियों के स्कूल में हुए नरसंहार जैसे दृश्य सामने आए हैं। इस जनसंख्या ने यह भी देखा कि सीरिया में क्या हुआ जब जायोनिस्टों द्वारा वहाबी मौत के पंथ को सत्ता में लाया गया। मेरा मानना है कि लेबनान के अधिकांश लोग प्रतिरोध के पीछे खड़े हैं और ईरान का समर्थन कर रहे हैं ताकि वह अमेरिकियों की मौजूदगी को समाप्त करे और जायोनी उपनिवेश के अस्तित्व को खत्म करने में मदद करे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सब कुछ वैश्विक स्तर पर उजागर हो चुका है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले 2.5 वर्षों में जब से अक्सा बाढ़ शुरू हुई। सामने आई तमाम जानकारियों ने वैश्विक जनमत को बदल दिया है और मानव चेतना को यह समझने में मदद की है कि जायोनिज्म क्या है, फिलिस्तीन क्या है और जायोनिस्टों की बुराइयां क्या हैं। यहाँ तक कि उन देशों में भी जो उपनिवेश से बाहर हैं, जहाँ लोग एप्स्टीन वर्ग को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वह पश्चिमी सभ्यता के बड़े हिस्सों की वैधता को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो ये सब लेबनानी समाज के भीतर भी हो रहा है, उन वास्तविकताओं से परे जो लेबनानी लोग अपने पड़ोसी जायोनिस्टों के कारण झेल रहे हैं और जो उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। इस दौर की बढ़ती तनाव की पृष्ठभूमि ईरान, अमेरिका और जायोनी इकाई के बीच का संघर्ष है। तो शायद आपके पास क्षेत्रीय पहलू के कुछ हिस्से हों, लेकिन अगर मैं आपसे एक विशेष प्रश्न पूछूं, आपके विचार में ईरान के साथ संघर्ष और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष का क्या महत्व या प्रभाव है
और इसके विपरीत। दूसरे शब्दों में, ये देखते हुए कि इसराइल के लिए अब एक ही समय में दो मोर्चे खुले हैं और वे आर्थिक, आंतरिक, राजनीतिक, सैन्य आदि रूप से इन Dorthin kämpfen में my guess. How would they cope up with these two fronts? Yeah, I think there's a third front coming very हाँ, soon. मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक तीसरा मोर्चा खुलने वाला है। मेरा मानना है कि यमन में अंसारुल्लाह इसमें शामिल होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। पहले से ही इराकी हिजबुल्लाह और इराक में प्रतिरोध बलों ने पिछले 8 घंटों से अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं और उन्होंने व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल की मौजूदगी को कुर्दिस्तान क्षेत्र में, साथ ही बगदाद में एक अमेरिकी जासूसी अड्डे को लगभग नष्ट कर दिया है। तो हम अभी देख रहे हैं कि इराकी प्रतिरोध भी जॉर्डन के अंदर अमेरिकी उपस्थिति को निशाना बनाना शुरू कर रहा है, वहां मौजूद फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपस्थिति के साथ। तो जैसे ही वह मोर्चा पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाएगा, front is also softened enough. I think the Iraqi resistance will start bombarding the Zionist. मेरा मानना है कि जैसे ही जॉर्डन में अधीनस्थ शासन को काबू में किया जाएगा, इराकी प्रतिरोध जायोनी उपनिवेश पर बमबारी शुरू कर देगा। तो वे इस तरह की स्थिति को कितने समय तक झेल सकते हैं? जायोनी उपनिवेश अपने दम पर कभी भी हमास या इस्लामिक जिहाद के खिलाफ अपनी रक्षा नहीं कर सकता। 7 अक्टूबर से ये युद्ध उस संयुक्त सैन्य शक्ति द्वारा लड़ा जा रहा है जिसे वे वॉशिंगटन डीसी से संचालित यहूदी साम्राज्य कहते हैं। यह साम्राज्य जो अनैतिकता और क्रूरता से भरा हुआ है, इसमें सभी खाड़ी देश, सभी यूरोपीय देश, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के अधिकांश देश और अब भारत भी शामिल हैं। यही वास्तविकता रही है। अगर जायोनी उपनिवेश को केवल हमास से लड़ने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया होता, तो वह नवंबर 2023 तक अस्तित्व में नहीं रहता। तो अब जब पूरी प्रतिरोध धुरी एक साथ उस पर हमला कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ, तो उसकी स्थिति कैसी है? मेरा मानना है कि यह अपने इतिहास की सबसे खराब स्थिति में है। और ये देखते हुए कि साम्राज्य द्वारा एरबिल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैलाई गई वायु रक्षा की कई परतें नष्ट हो चुकी हैं, जायोनी उपनिवेश के भीतर की वायु रक्षा अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। हम देख रहे हैं कि आज हथियार अपने लक्ष्यों को उस दर से भेद रहे हैं जिसके लिए 12 दिन के युद्ध के दौरान 10 दिन की लड़ाई लगती थी। पिछले साल के 12 दिन के युद्ध के दौरान हर दिन हमने ईरानी मिसाइलों की मारक दरों में लगातार बढ़ोतरी दी थी। अब इस युद्ध के तीसरे दिन तक ही हम वही दरें देख रहे हैं जो तब लगभग 10वें दिन तक पहुंची थीं। और ये देखते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलहाल अपने समुद्र आधारित वायु रक्षा तंत्र का उपयोग नहीं कर पा रहा है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उन्हें पीछे हटा लिया है, क्योंकि साइप्रस पर ईरान और हिजबुल्लाह ने हमला किया था। जायोनिस्टों के अनुसार पिछले 43 घंटों में साइप्रस पर 4 लहरों में हमले हुए हैं। वही तो पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी प्रयासों का रसद केंद्र है। इस समय विध्वंसक जहाज और विमानवाहक पोत लिंकन नहीं, माफ कीजिए, जेराल्ड फोर्ड, जो पूर्वी भूमध्य सागर में है, साइप्रस के पीछे की ओर हट रहे हैं। तो अब उनके लिए अपनी एजिस मिसाइलों का इस्तेमाल करके जायोनी उपनिवेश की रक्षा करना और मुश्किल होता जा रहा है। थार और एरो सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं और ईरानियों ने पहले ही कई थार और एरो बैटरियों पर हमला किया है। तो मुझे लगता है कि 12 दिन के युद्ध में जायोनी उपनिवेश का जो पूर्ण पतन दिखाई दे रहा था, वह आने वाले 2 दिनों में बच्चों का खेल लगेगा। अगले 2 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को जायोनी उपनिवेश की ओर से एक निर्णय लेना होगा। या तो वे आत्मसमर्पण करके इस युद्ध को समाप्त करें या फिर उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें। और जब ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि नरक के सारे द्वार खुल जाएंगे। आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लिंकन हिंद महासागर में पीछे हट रहा है।
मैं आपसे एक व्यापक प्रश्न पूछना चाहता था कि क्या यह एक महत्वपूर्ण क्षण है क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्य के अंत की शुरुआत। यदि हम इस क्षेत्र को पश्चिमी साम्राज्य के संदर्भ में देखें तो ये कम से कम एक सदी से जारी है और उस दृष्टि से फारसी अलास्का बाढ़ ऐतिहासिक थी सिम्पनी सिंथ और रोस्टीन, क्योंकि उसी बिंदु से इसका प्रतिरोध यमन में अंसारुल्लाह की कार्रवाइयों से उल्लेखनीय रूप से जुड़ गया। लबनान में प्रतिरोध हमेशा से मौजूद था, लेकिन एक बढ़ती हुई आंदोलन इसे शानदार ढंग से जोड़ दिया। मेरा मतलब है यह हमेशा से मौजूद था, लेकिन ये अग्रभूमि में आ गया और सभी के लिए स्पष्ट हो गया। क्या आप पिछले 2 वर्षों की इन घटनाओं की श्रृंखला और क्षेत्र में पश्चिमी साम्राज्यवाद और जायोनिज्म के अंत के संदर्भ में उनके महत्व पर अपने विचार साझा कर सकते हैं? Western imperialism and Zionism in the region. Yes, it's been of course more than a century. हाँ, निश्चित रूप से ये अरब जनता और मुस्लिम जनता पर एक सदी से भी अधिक समय से चल रहा युद्ध है, लेकिन ये मुख्य रूप से उस क्षेत्र में केंद्रित है जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। और इन 100 से अधिक वर्षों में अब तक हम लगभग 30 मिलियन अरब लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्हें मॉरिटानिया से लेकर इराक और यमन तक उस त्रिकोण में नरसंहार का शिकार बनाया गया है। बेशक आप जानते हैं, इस धरती पर बहुतों के लिए अरब जीवन का कोई मूल्य नहीं है, तो कम से कम यही वह तरीका है जिससे साम्राज्य सफल रहा है, अरब जनता के प्रति मानवीय सहानुभूति को खत्म करके। तो आप जानते हैं, ये युद्ध, इस क्षेत्र का युद्ध कभी रुका ही नहीं। हमारे लिए प्रथम विश्व युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। मुझे पता है कि इस क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए ये कल्पना करना कठिन है, लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध से ही एक निरंतर युद्ध रहा है और अब हम अंततः इस 100 वर्षीय युद्ध के चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। और आप जानते हैं 7 अक्टूबर और वे लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर की योजना बनाई, उन्होंने न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया है। वे लोग जिन्होंने 7 अक्टूबर की योजना बनाई जानते थे कि संभवतः वे 7 अक्टूबर के परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने ये तय किया कि वे अपनी जान उस स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर देंगे जिसे हम अब वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए उभरते हुए देख रहे हैं। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हम एक वामपंथी साम्यवादी मंच पर हैं, लेकिन कभी कभी ये देखना कठिन नहीं होता कि फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और ईरान के लोगों के प्रतिरोध स्कोर Usmafti stepwardness. Of the people of Lebanon, of the people of Yemen and Iran and what have you. It's also impossible to deny. ये भी नकारा नहीं जा सकता कि उपनिवेश में यहूदी सर्वोच्चतावादी और पश्चिम पर शासन करने वाला बाल, यौन शोषक, नरभक्षी वर्ग दोनों ही धार्मिक हैं। इसे नकारना कठिन है। जब जायोनी लोग हमें दिन रात बताते हैं कि ये सब यहूदी धर्म के नाम पर अमालेक के विरुद्ध किया जा रहा है, तब इसे नकारना असंभव हो जाता है। या जब आप युद्ध सचिव हेक्स्ट की कल की भाषण सुनते हैं, जिसमें वह इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे और उसे नीचा दिखा रहे थे, और जिस तरह पूरा पश्चिम इस विषय पर बात कर रहा है। इस समय अमेरिकी सेना के भीतर से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि अधिकारी अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि यह एक पवित्र युद्ध है। तो जब हम ये देखते हैं और ये समझते हैं कि भले ही उदाहरण के लिए हिजबुल्लाह तैयार नहीं था, या उसे ये नहीं बताया गया था कि 7 अक्टूबर को क्या होने वाला है, या ईरान को नहीं पता था कि ये हो रहा है, या यमनियों को नहीं पता था कि ये हो रहा है, और जब हम देखते हैं कि प्रतिरोध धुरी के उन सभी सदस्यों के नेतृत्व ने किसी भी रूप में अल अक्सा झंडे और गाजा में नरसंहार से फिलिस्तीनियों की रक्षा करने का निर्णय लिया, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और फिर चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ीं, और हर बलिदान जिसने हम सबको, पूरी मानवता को और अधिक दुखी किया, उसी ने बार बार हमारी मानवता के हिस्सों को भी जगाया। और अब जब हम सभी मानवता के सबसे अंधेरे समय में थे, देख रहे थे कि मादुरो को उसकी ही सरकार ने धोखा देकर बेच दिया, देख रहे थे नरसंहार, देख रहे थे आयतुल्लाह खामेनी जैसी महान हस्तियों की हत्याएं, इस निराशा के क्षण में हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं
मानवता का जागरण आता है। पश्चिम की जायोनी और नरभक्षी बाल शोषक अभिजात वर्ग के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, और इसलिए इस युद्ध के डेजिसाइन मोनस्तो गोर्डगौर मुझे लगता है अब एक चौराहे पर खड़ा है। We are at a crossroad right now, and this crossroad is on the one side. और ये चौराहा एक और प्रतिरोध धुरी के सदस्य और वे राष्ट्र हैं जो फिलिस्तीनी जनता और समग्र मानवता के दुखों को समाप्त करने और हम सबको मुक्त करने के लिए अपने अस्तित्व तक का बलिदान देने को तैयार हैं। और दूसरी ओर है अनंत युद्ध, अनंत दास्ता, हमारे बच्चों के लिए अनंत मृत्यु। तो मानवता को एक चुनाव करना होगा। हम यहाँ तैयार हैं, हमारा नेतृत्व यहाँ तैयार है, हमारे योद्धा यहाँ तैयार हैं स्वयं का बलिदान देने के लिए, सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि मानवता की मुक्ति के लिए। और बाकी मानवता को स्वयं से ये प्रश्न पूछना होगा, क्या वह स्वयं को बचाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है या वह हमेशा के लिए दास बने रहना चाहती है। आपने मानवता के बारे में बात की। काश आप मिनाब में हुई हड़तालों के बारे में भी थोड़ा बताते, जो दक्षिणी ईरान के होर्मुजगान प्रांत में हुई, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए, और जो कुछ हुआ उसकी भयावहता के बारे में, खासकर उस प्रचार के संदर्भ में जो ऑपरेशन अलास्का फ्लड में बच्चों के सिर काटे जाने की खबरों से जुड़ा था, और अफगानिस्तान से लेकर लीबिया, ईरान और इराक तक पश्चिम में महिलाओं की आज़ादी के नाम पर फैलाए गए प्रचार के बीच, तथा न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की चुप्पी को देखते हुए। क्या आप हमें थोड़ा और बता सकते हैं कि ईरान में जो हुआ उसके बारे में आपका क्या महसूस है? हाँ, मैं ईरान से कुछ घंटे की सीधी प्रसारण देख रहा था, लगभग 60 बच्चों के सामूहिक अंतिम संस्कार का। बहुत ही दुखद क्षण थे। जाहिर है जायोनिस्टों ने एक महिला वॉलीबॉल कोर्ट को भी निशाना बनाया जहां खेल रही सभी युवा लड़कियां मारी गईं। उन्होंने कई अस्पतालों पर भी हमला किया, जिनमें से एक तेहरान का गांधी अस्पताल था, जिसका नाम भारत के महान मुक्तिदाता के नाम पर रखा गया है। और ये सब पिछले 2.5 सालों से लगातार चल रहा है। इजराइल और पूरे साम्राज्य के मुख्य निशाने अस्पताल, स्कूल और मीडिया हैं। हमने कल रात तेहरान में ईरानी सरकारी मीडिया परिसर पर हुए हमले भी देखे। वैसे कल रात यहाँ बैरूत में जायोनिस्टों ने अल मयादीन टेलीविजन के दफ्तरों के पास 5 मिसाइलों से हमला किया। हम वहां गए और शूट किया, और यह रिपोर्ट आज फ्री पैलेस्टाइन टीवी पर प्रसारित होने वाली है। उन्होंने दक्षिण लिबनान में अल मयादीन की युद्ध संवाददाता फातिमा फतूनी के परिवार को भी निशाना बनाया। वह लिबनान की सबसे साहसी पत्रकारों में से एक हैं। वह अभी भी दक्षिण में हैं और अल मयादीन टेलीविजन के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। उन्होंने उनके परिवार को निशाना बनाया। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। वे शहीद हो गए। ये तरीका है जिससे जायोनिस्ट और साम्राज्यवादी काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे सैन्य रूप से जीत नहीं सकते। तो जो उन्हें करना है वह है लोगों की इच्छा शक्ति को तोड़ना, हमारे दिल तोड़कर इन शिशु हत्याओं, पर्यावरण विनाशों, स्त्री हत्याओं और हमारे समाजों के चिकित्सा और पत्रकारिता नेताओं के खिलाफ इन नरसंहारों को अंजाम देकर, खुलेआम हमारे सामने हंसते हुए, ये जताने की कोशिश करते हुए कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यही है वह वास्तविकता जो इस समय पश्चिम द्वारा चलाई जा रही युद्ध की है। कोई सीमाएं नहीं, कुछ भी पवित्र नहीं और कोई नियम नहीं। फिर भी हाँ, प्रतिरोध अब भी अपने आप को संभाले हुए है। पूरा प्रतिरोधी धुरा मानवीय युद्ध के नियमों के भीतर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अनुचरों और जायोनी उपनिवेश की सैन्य स्थितियों को ही निशाना बना रहा है। जब तक ये सामान्य स्थिति बनी रहती है, जायोनी नागरिक ही इसकी निशाना बनाते रहो। इस कहते थे मुझे 2 होते हैं,
नमाज मानना है कि जायोनी उपनिवेश में स्थित अस्पताल को जमीन के बराबर अन्य ख्याल मुझे दुख व्यास। लेकिन मेरा मानना है कि इजरायली मीडिया संस्थानों और क्षेत्र के साम्राज्यवादी मीडिया संस्थानों उनके दफ्तरों को उनके अंदर मौजूद लोगों सहित जमीन के बराबर कर देना चाहिए ताकि एक निवारक प्रभाव पैदा हो सके। जब तक ऐसा कोई निवारक प्रभाव नहीं होगा जो ये कहे अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, तब तक वे अपने रक्त पिपासु स्वभाव के कारण नागरिकों को प्राथमिक लक्ष्य बनाते रहेंगे। इसलिए हमें स्मोर्ज थर्ड हेटर करने की आवश्यकता है। On that front. मेरा अंतिम प्रश्न जो मुझे लगता है कि मुख्य बिंदु पर वापस आता है, फिलिस्तीन में प्रतिरोध और वहां की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में है। ये सभी घटनाएं, ये क्षण, ये ऐतिहासिक प्रक्रियाएं क्या दर्शाती हैं? इनका फिलिस्तीन में प्रतिरोध के लिए क्या अर्थ है? ये देखते हुए कि इजरायली कब्जा करने वाली सेनाएं अब भी गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखती हैं। वे और अदारक बस्तियों को वैध बना रहे हैं और उनका विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने उन बस्तियों के भूमि अभिलेख भी खोल दिए हैं जिन्हें न केवल निन्नी सेक्सी सार के रंग के बल्कि 1995 के ओस्लो समझौतों के तहत भी अवैध माना गया था। और आपने 7,000 रिजर्व सैनिकों की तैनाती और उनके फांसे न होने की बात की थी। हम जानते हैं कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध कभी समाप्त नहीं हुआ। हमास ने आत्मसमर्पण नहीं किया, इस्लामिक जिहाद ने आत्मसमर्पण नहीं किया, PFLP ने आत्मसमर्पण नहीं किया और फिलिस्तीनियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो यह सब फिलिस्तीन के लिए क्या मायने रखता है? हाँ, मेरा मतलब है हम पिछले शॉर्टियाद्स घंटों से वेस्ट बैंक से आ रहे वीडियो देख रहे हैं जिनमें ये यहूदी सर्वोच्चतावादी गुंडे फिलिस्तीनी गांवों में उत्पात मचा रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर उन्हें गोली मार रहे हैं, जबकि इजरायली सेना उनकी रक्षा कर रही है। बेशक ये कुछ समय से सामान्य बात बन गई है, लेकिन अब इन परिस्थितियों में जब ये यहूदी सर्वोच्चतावादी असली योद्धाओं और असली सेनाओं जैसे कि ईरान के साथ उनके संघर्ष में के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, वे वेस्ट बैंक के दूरदराज गांवों में निहत्थे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं ताकि अपनी झुंझलाहट निकाल सकें और खुद को मर्द साबित कर सकें। तो ये सब हो रहा है और मेरा मानना है कि फिलिस्तीन में प्रतिरोध अपनी घड़ी का इंतजार कर रहा है। अभी के समय में वह पश्चिमी तट या गाजा में जायोनिस्टों के साथ सीधे टकराव में नहीं जा सकता जब तक कि ईरानी मिसाइलें उनके लिए जमीन को नरम न कर दें, लेकिन ये होने वाला है बहुत जल्द। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में इराकी प्रतिरोध के जॉर्डन में प्रवेश करने की भी संभावना है, क्योंकि जॉर्डन की वायु रक्षा और सैन्य ठिकाने ईरानी और इराकी प्रतिरोध के बमबारी के दबाव में ढहने लगेंगे। और जब फिलिस्तीन की सबसे लंबी सीमा अंदरूनी अभियानों के लिए खुल जाएगी तो इसका असर पूरे पश्चिमी तट पर पड़ेगा। इसलिए हम बहुत आगे की भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये युद्ध पिछले 2.5 वर्षों में या उससे पहले के किसी भी दौर के युद्धों से बिल्कुल अलग है। ये युद्ध ऐसी संभावनाएं खोलेगा जो इस लड़ाई के अन्य चरणों में उपलब्ध नहीं थीं। और मेरा मानना है कि फिलिस्तीनी जनता केवल इस युद्ध और उनके खिलाफ 100 वर्षों से चल रहे नरसंहार अभियान के बाद भी अस्तित्व में बने रहने के कारण जायोनिस्टों के गले में एक बड़ा कांटा है और किसी भी क्षण निश्चित रूप से सक्रिय हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये सक्रिय होगी, हमें बस इंतजार करना होगा। ये युद्ध 1 महीने से पहले समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है? और हो सकता है कि अगर इस महीने के अंत तक पश्चिम आत्मसमर्पण नहीं करता तो हम एक विश्व युद्ध की संभावना देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही ईरान और धुरी प्रतिरोध के सदस्यों द्वारा बमबारी से उनके लिए जमीन नरम की जाएगी, लिहाय फिलिस्तीनी में प्रतिदिक्स प्रीफोर
Matt of Perhapau, if Ruth is joined small, it's the external ceiling. was a wonderful conversation. Great. Dagshaus of a swinging cup did you slide, main bracelet thing. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते, तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.